नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टीवी। आपके साथ मैं हूं पंकज भार्गव। प्रधानमंत्री आज पब्लिक के बीच आए हैं। नई संसद का वीडियो आज नरेंद्र मोदी ने पब्लिक से शेयर कर दिया। मोदी के विरोधी इस वक्त तक संसद के उद्घाटन समारोह में विघ्न डालना चाहते हैं। लोकतंत्र में जनता मालिक होती है। प्रधानमंत्री ने आज जनता से कहा, आप तय कीजिए, नई संसद देखकर पब्लिक तय करे, पब्लिक अपना फीडबैक दे। नई संसद समारोह की पूरी डिटेल हमारे पास है। मंच पर कांग्रेस के दो बड़े नेता मल्लिकार्जुन खड़गे और अधीर रंजन चौधरी को जगह मिली है। राज्यसभा में विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे के भाषण के लिए वक्त भी रखा गया है। सभी मुख्यमंत्रियों को नई संसद में आगे की पंक्ति में बैठने का इंतजाम किया गया है। विपक्ष के सीनियर नेताओं के लिए विशेष व्यवस्था की गई है। इतनी शुभ घड़ी है, लेकिन विपक्ष की 21 पार्टियां इस समारोह का बहिष्कार करने पर अड़ी हैं। आज तो हद हो गई। जिस पवित्र सेंगोल को नेहरू जी ने ग्रहण किया था, उसी सेंगोल का विरोध कांग्रेस ने कर दिया। और वजह क्या बताई? इस रिपोर्ट में जो जानकारी पता चली है, उसे देखिए और खुद सोचिए, कौन सही है और कौन गलत। नरेंद्र मोदी पर हमला करने वालों ने नया हथियार ढूंढ निकाला। सेंगोल पर बिगड़े बोल कहने वाले मोदी विरोधियों की आज पोल खोलते हैं। नरेंद्र मोदी के खिलाफ एक नया गैंग नई दिल्ली में बैठा है। इस गैंग का नाम है नई संसद में न जाऊंगा न जाने दूंगा वाला गैंग। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को रोकने के लिए चालाक नेताओं के गैंग ने एक गुट बनाकर अटैक किया। प्रधानमंत्री पर चार तरफ से हमला हुआ। एक गुट मोदी महल के नाम से अटैक प्लान कर रहा था। दूसरा गुट इसमें राष्ट्रपति का एंगल डालकर उद्घाटन रोकने की कोशिश कर रहा था। तीसरा गुट इसमें सनातन संसद का एंगल फिट कर रहा था। और जब उद्घाटन नहीं रुका तो चौथे गुट ने सीधे सेंगोल से ही प्रधानमंत्री पर हमला कर दिया। तो क्या मोदी का विरोध करने वाले अब बोगस बातें करने लगे हैं? क्या नरेंद्र मोदी से नफरत करते करते कांग्रेस नेहरू का विरोध करने लगी है? प्रत्यक्ष तस्वीर है, प्रमाण आपके सामने है, दस्तावेज हैं, गवाह हैं। फिर भी मोदी विरोधी नेताओं को सेंगोल पर उल्टी बातें ही करनी है। मोदी के दुश्मनों ने अब अपने हाथ में 5 फीट लंबा यही सेंगोल पकड़ लिया है। इस बार टारगेट नया, तरीका नया, कहानी नई। और 28 मई यानी लोकतंत्र के नए मंदिर के इनॉग्रेशन के ठीक पहले मोदी पर हमले को जिस सेंगोल यानी राजदंड को नई संसद में स्थापित करने का आइडिया आया, विरोधी अब उसी राजदंड को झूठा करार देने। भारत की आजादी के वक्त ट्रांसफर ऑफ पावर के प्रतीक राजदंड को जयराम रमेश ने बोगस करार दे दिया है। उसे व्हाट्सएप फॉरवर्ड का नाम दे दिया है। वही टेक्स्ट फिट किया है। कांग्रेस के तीसरे नेता ने भी सेम टू सेम वही टेक्स्ट रिपीट किया है। जिसके जो मन में आ रहा है वो छाप रहा है। कोई राजदंड के वजूद पर प्रश्न चिन्ह खड़े कर रहा है। कोई अखबार के पन्ने वायरल करा रहा है। कोई उसी पन्ने को अपनी टाइमलाइन पर घुमा रहा है। अखिलेश तो ये तक कह रहे हैं कि मोदी के सत्ता छिन जाने का वक्त आ गया है। कांग्रेस का दावा क्या है? दावा यह है कि सेंगोल यानी राजदंड सत्ता हस्तांतरण का प्रतीक नहीं है। यह बस राजनीतिक फायदा लेने की कोशिश है। जयराम रमेश ने क्या लिखा? उन्होंने कहा कि इस बात का कोई दस्तावेजी सबूत नहीं है कि माउंटबेटन, राजाजी और नेहरू ने इस राजदंड को सत्ता हस्तांतरण का प्रतीक कहा था। कांग्रेस जो कह रही है वो सच है या फिर सिर्फ मोदी पर हमले की नई स्ट्रैटेजी है?
पंडित नेहरू के हाथ में राजदंड की तस्वीर अवेलेबल है। आजादी के वक्त ट्रांसफर ऑफ पावर के समय की कई तस्वीरें भी सार्वजनिक हैं। लेकिन मोदी के दुश्मनों ने बखेड़ा ट्रांसफर ऑफ पावर पर नहीं, ट्रांसफर ऑफ पावर के वक्त नेहरू को मिले राजदंड पर खड़ा कर दिया है। इस इकोसिस्टम ने इतिहास को ही चैलेंज कर दिया है और ये सब कुछ सिर्फ मोदी को घेरने के लिए किया गया। पूरा बवाल सिर्फ इसलिए खड़ा हुआ क्योंकि मोदी ने नई संसद बनवाई और अब मोदी ही उसका उद्घाटन करेंगे। क्रोनोलॉजी समझिए, नए संसद भवन का भूमि पूजन हुआ तो मोदी को टारगेट करने के लिए पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद का नाम फिट करके दलित कार्ड खेला गया। नई संसद के इनॉग्रेशन का जिक्र हुआ तो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का नाम लेकर आदिवासी कार्ड खेला गया और अब राजदंड यानी सेंगोल को बहाना बनाकर कांग्रेस के इकोसिस्टम ने एक झूठा फसाना बना डाला। यानी पहला प्लान था ईंट पत्थर दीवार, शुरुआत राहुल ने की। प्लान नंबर 2 और 3 था दलित और आदिवासी, इसे मोदी विरोधी झुंड ने आगे बढ़ाया और अब सेंगोल के बहाने पॉलिटिकल गोल साधने की साजिश रची गई है। मकसद क्या है? मकसद है मोदी को डिस्क्रेडिट कर दो, इतिहास को झूठा करार दो, राजदंड को लेकर कंफ्यूजन फैला दो। एक की देखा देखी दूसरे और दूसरे की देखा देखी तीसरे ने इसी लाइन पर बात करनी शुरू कर दी। भाजपा का मिडिल नेम होना चाहिए मुद्दा भटकाओ पार्टी। राजशाही में नहीं है, हम लोकतंत्र में हैं। लोकतंत्र में पावर का ट्रांसफर हमारे और आप जैसे लोग अपना वोट डालकर करते हैं। क्या डंडा और क्या राजशाही का प्रतीक, सब बेकार की बातें हैं। लोकतंत्र में पावर का ट्रांसफर करना जनता का हक है और जनता करती है। ये सारे जो चीजें हैं उनकी जगह संग्रहालयों में है और संग्रहालय में होने चाहिए। जब कोई शुभ कार्य की शुरुआत होती है तो बीजेपी की मानसिकता सामने आ जाती है। दुनिया ये देख रही है कि भारतीय जनता पार्टी दरअसल अपनी मानसिकता से दलितों और आदिवासियों की विरोधी रही है। कोनो शर्म है? ये भाजपाइयों को शर्म है? कोई शर्म नहीं है, कोई शर्म नहीं बचा। ये देश की वही नई संसद है जिसे लेकर मोदी के कट्टर विरोधियों ने मोर्चा खोल रखा है। हरे रंग के कारपेट से सजी यह वही लोकसभा है जिसमें स्पीकर की दाईं तरफ भारत की आजादी के वक्त ट्रांसफर ऑफ पावर के प्रतीक राजदंड यानी सेंगोल को स्थापित किया जाना है। नई संसद के इनॉग्रेशन से ठीक पहले मोदी ने बाकायदा ट्वीट करके कहा है, अपनी आवाज में इसका वीडियो बनाएं, उसे देश भर में फैलाएं, #माई पार्लियामेंट माई प्राइड ट्रेंड कराएं। नई संसद की तस्वीर देखकर मोदी के एक और विरोधी उमर अब्दुल्ला फूले नहीं समा रहे, नई संसद को प्रीटी इंप्रेसिव बता रहे हैं। लेकिन कांग्रेस क्या फैला रही है? मोदी को ताना मारने के लिए मैं अपना फेवरेट हूं वाला नैरेटिव बना रही है। सोशल मीडिया पर अनाप शनाप फैला रही है और हद तो यह हो गई कि मोदी से बेइंतहा नफरत के चक्कर में कांग्रेस पार्टी की टॉप लीडरशिप ट्रांसफर ऑफ पावर के वक्त राजदंड की कहानी को ही झूठा बता रही है, उसी पर सवाल खड़े कर रही है। कांग्रेस का क्लेम है कि इस बात के कोई सबूत नहीं जिसमें सेंगोल को आजादी के वक्त सत्ता हस्तांतरण का प्रतीक बताया गया हो। लेकिन अब कांग्रेस के इसी दावे पर सवाल उठ गए हैं और इसके कई सबूत मिले हैं। पहला सबूत अगस्त 1947 के टाइम मैगजीन के इस लेख में है। इसे बीजेपी के सारे बड़े नेताओं ने शेयर किया है। लेख में लिखा था, जैसे ही ऐतिहासिक दिन करीब आता गया, भारतीयों ने अपने अपने ईश्वर को धन्यवाद देना शुरू किया और विशेष पूजा प्रार्थना भजन सुनाई देने लगे। भारत के पहले प्रधानमंत्री बनने से पहले शाम को जवाहरलाल नेहरू धार्मिक अनुष्ठान में व्यस्त रहे। दक्षिण भारत में तंजौर से मुख्य पुजारी श्री अंबलवाण देसीगर स्वामी के 2 प्रतिनिधि आए। श्री अंबलवाण ने सोचा कि प्राचीन भारतीय राजाओं की तरह भारत सरकार के पहले भारतीय प्रमुख के रूप में
नेहरू को पवित्र हिंदुओं से सत्ता का प्रतीक और अथॉरिटी हासिल करनी चाहिए। एक सन्यासी ने 5 फीट लंबा सोने का राजदंड लिया हुआ था, जिसकी मोटाई 2 इंच थी। उन्होंने तंजौर से लाए पवित्र जल को नेहरू पर छिड़का, उनके माथे पर पवित्र भस्म लगाया। उसके बाद उन्होंने नेहरू को पीतांबर ओढ़ाया और उन्हें गोल्डन राजदंड सौंप दिया। फ्रीडम एट मिडनाइट नाम की किताब में भी उसी सेरेमनी का संदर्भ मिलता है। इस किताब के पेज नंबर 376 में बाकायदा लिखा गया है कि कैसे राजदंड को एक सन्यासी लेकर आया जो 5 फीट लंबा और सोने का था, और इसमें भी ये जिक्र है कि पूरे हिंदू रीति रिवाज के साथ तंजौर से लाए गए पवित्र जल को नेहरू पर छिड़का गया था। टाइम मैगजीन का लेख और फ्रीडम एट मिडनाइट नाम की किताब में सेंगोल नेहरू को दिए जाने का जिक्र तो है, लेकिन कांग्रेस कह रही है यह स्पष्ट नहीं है कि सेंगोल को आजादी के वक्त सत्ता हस्तांतरण का प्रतीक माना गया था। लेकिन जो जयराम रमेश एक अखबार का पन्ना दिखाकर सेंगोल पर भ्रम पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं, लगता है उन्हीं जयराम रमेश ने उसी अखबार का 11 अगस्त 1947 का वो लेख नहीं पढ़ा जिसमें साफ साफ लिखा था कि ट्रांसफर ऑफ पावर के वक्त भगवान शिव की स्पेशल पूजा की गई थी और नेहरू को आशीर्वाद के तौर पर राजदंड सौंपा गया था। जयराम रमेश ने ट्विटर के जरिए सेंगोल पर सवाल तो खड़े कर दिए, मोदी विरोधी एजेंडा फिट कर दिया, लेकिन कैमरे पर उनकी चुप्पी बता रही है कि वो जो बोल रहे हैं उसमें दम नहीं है। मैं अपने ये ट्वीट के लिए मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं कर रहा हूं। हाँ जी, और कोई सवाल इस पर नहीं है क्या शबीर? कोशिश अच्छा था। राजदंड को लेकर हिंदू धर्म में पौराणिक मान्यताएं हैं। समय समय पर इसका जिक्र देखने और सुनने को मिलता आया है। उसे अलग अलग तरीके से प्रस्तुत किया जाता रहा है। शिव तांडव और धर्मदंड सेंगोल का भी इतिहास पुराना है। नटराज की आकृति में भी सेंगोल नुमा चीज आप देख सकते हैं। अब नई संसद के उद्घाटन के लिए इतिहास एक बार फिर करवट ले रहा है, लेकिन कांग्रेस का इकोसिस्टम इसे पचा नहीं पा रहा। क्या कांग्रेस पार्टी कहती है कि वो हिंदू धर्म के विरुद्ध है? क्या कांग्रेस पार्टी का ये वक्तव्य है कि वो महादेव के विरुद्ध है? क्या कांग्रेस पार्टी का ये मानना है कि वो नंदी महाराज के विरुद्ध है? क्या कांग्रेस पार्टी का ये मानना है कि वो मठ के विरुद्ध है, मंदिर के विरुद्ध है? क्या कांग्रेस का ये मानना है कि कांग्रेस पार्टी हिंदू विरोधी है? लग तो ऐसा ही रहा है कि कांग्रेस पार्टी नई संसद में स्थापित होने वाले राजदंड को पंडित नेहरू की छड़ी ही मानना चाहती है। तो क्या ये सब सिर्फ सत्ता के लिए हो रहा है? और क्या अगस्त 1947 में भी सत्ता के लालच में ही हिंदू रीति रिवाजों का दिखावा किया गया ताकि कुर्सी मिल सके? सोशल मीडिया पर तो लोग ये पूछने लगे हैं। बीजेपी भी यही सवाल उठा रही है। जो धर्म का दंड है वो प्रतीक है भारत की लोकतांत्रिक आजादी का। उस प्रतीक को, जो हमारे स्वर्णिम इतिहास का एक विशिष्ट अंग है, गांधी खानदान ने एक म्यूजियम के किसी अंधेरे कोने में नेहरू जी की छड़ी के रूप में वर्षों वर्ष तक रख रखा था। मैं आज हिंदुस्तान के हर नागरिक से पूछती हूं, धर्म, आस्था, लोकतंत्र, संवैधानिक प्रणाली की एक विशिष्ट प्रमाण को इस प्रकार से वॉकिंग स्टिक बताना, क्या यह नहीं दर्शाता कि गांधी खानदान वाकई में हमारे देश के इतिहास, हमारे देश के लोकतंत्र के बारे में क्या सोचता है? नई पार्लियामेंट बिल्डिंग के इनॉग्रेशन का बहिष्कार देश के नागरिकों का बहिष्कार है। सेंगोल के इस स्वर्णिम और
बहुत ही वंदनीय प्रतीक का अपमान करना राष्ट्र के सांस्कृतिक इतिहास का अपमान है। ये मेरा कांग्रेस के खिलाफ वक्तव्य है। कांग्रेस का इकोसिस्टम सेंगोल पर सिर्फ भ्रम फैला रहा है। सच्चाई क्या है, ये उस जमाने के अखबारों की सुर्खियों में पढ़ लीजिए। बोल्ड एंड कैपिटल लेटर में लिखा है, नेहरू को राजदंड थिरुवावादुथुरई मठ की तरफ से मिला। जयराम रमेश ने ट्रांसफर ऑफ पावर के वक्त राजदंड दिए जाने वाले विषय पर जो फेक स्क्रिप्ट लिखी, उसका सारा कच्चा चिट्ठा थिरुवावादुथुरई अधिनियम की प्रेस रिलीज में है। कांग्रेस पार्टी के बयान को सिरे से खारिज कर दिया गया है, मोदी को ही आशीर्वाद दिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अच्छा काम कर रहे हैं, उन्हें वैश्विक सराहना मिली है। देश में सभी को उन पर गर्व है। पीएम मोदी एक ऐसे नेता हैं जिन्हें वैश्विक सराहना मिली है। वो लोगों के लिए अच्छा काम कर रहे हैं। 2024 में उन्हें फिर से प्रधानमंत्री बनना चाहिए और लोगों का मार्गदर्शन करना चाहिए। हम सभी को बहुत गर्व है क्योंकि विश्व के नेता हमारे पीएम मोदी की सराहना कर रहे हैं। नरेंद्र मोदी सेंगोल की उस एक तस्वीर को जिसे लोग भूल गए थे, उसे जनमानस तक पहुंचाना चाहते हैं, नई संसद में स्थापित करना चाहते हैं। लेकिन मोदी विरोध के चक्कर में कांग्रेस का इकोसिस्टम नेहरू की इस तस्वीर को भी भूल जाना चाहता है और देश की सांस्कृतिक विरासत के सबसे बड़े साक्ष्य को भी देश के सामने नहीं आने देना चाहता। भ्रम फैलाकर कैमरे पर भी कुछ नहीं कहना चाहता। नहीं, उसके बारे में बात नहीं करनी। हमने अपने 9 सवाल पूछे, पहले इसका जवाब दिलवाएं, फिर इस तरह की बातें हम करेंगे। हमने जो 20 राजनीतिक दलों ने जो कहना था वो कह दिया। जिसको शामिल होना है वो हो, जिसको नहीं होना वो ना हो। चुनाव लड़ा जाता है, चुनाव लड़ने का एक कारण होता है कि हम अपनी बात को सार्वजनिक पटल पे रख सकें, अपनी विचारधारा को प्रचारित कर सकें। चुनाव जब हो जाता है उसके बाद निजी दुश्मनियां नहीं होती किसी से। वो आप सबकी राष्ट्रपति हैं, उनका सम्मान करने का फर्ज हम सबका है। मोदी जी का भी उतना ही है जितना हमारा है। आप तो ये पिछले कुछ दिनों से ये बहस आप सुन रहे हैं और मुझे तो लगता है कि जो उद्घाटन जो हो रहा है होगा, ये लोकतंत्र का एक उत्सव है और हमें उस स्पिरिट में लेना चाहिए। ये विवाद का विषय नहीं बनना चाहिए। ये दुर्भाग्य है अगर ये बनता है और ये मुझे आप जानते हैं कि कुछ लोगों की ये कोशिश है, पर मुझे लगता है कि राजनीति की भी कुछ सीमा होनी चाहिए और कम से कम ऐसे मौके पे हम पूरे देश को सब मिलजुल कर इसको मनाना चाहिए। सेंगोल के सुर्खियों में आने की भी दिलचस्प कहानी है, वरना कांग्रेस ने तो पूरा इंतजाम कर दिया था कि इसका सच किसी को पता ही न चले। सेंगोल के महत्व और सेंगोल वेस्टिंग सेरेमनी की प्रामाणिकता को स्थापित करने के लिए साल 1947 से पहले के आधिकारिक रिकॉर्ड और मीडिया लेखों को खंगालने की 2 साल की कवायद की गई। इसमें टाइम पत्रिका का एक लेख भी शामिल है। तुगलक पत्रिका में 5 मई 2021 को छपे एस गुरुमूर्ति के एक लेख ने इस कवायद के लिए केंद्र सरकार को ट्रिगर किया, जिसमें कहा गया था कि एक तमिल संत द्वारा भारत के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू को दिया गया सेंगोल स्वतंत्रता का प्रतीक था। कुछ दिनों के भीतर प्रसिद्ध शास्त्रीय नृत्यांगना डॉक्टर पद्मा सुब्रमण्यम ने एस गुरुमूर्ति के लेख का अंग्रेजी अनुवाद संस्करण प्रधानमंत्री कार्यालय को भी भेजा। इच्छा ये थी कि आजादी के उत्सव पर सेंगोल दिखाया जाए, लेकिन बाद में पता चला कि इसे तो नई संसद में स्थापना करने का फैसला मोदी ने कर लिया है। सेरेमनी वाज सच दैट माउंटबैटन वाज रिसीविंग द सेंगोल from the hands of Adinam, but then it was given back to Adinam. Adinam then poured Ganga water on it and chanting of Devaram, it was handed over to Nehru. This is what happened. But then I was interested to know where the scepter is and what happened to it, why no publicity to it. And 75 years later, I thought, well, we are celebrating 75th year. The scepter must be popularized. People should know, even as a student of history, I never read about it in any of the history books that I read. Nobody knows in India that such a beautiful thing had happened.
So I translated Sri Gurumurthy's article into English and wrote a covering letter requesting Prime Minister to look into this matter, and the scepter has to find its own place while we celebrate 75th year. अब आप अच्छी तरह समझ गए होंगे कि सेंगोल पर जो महाभारत कांग्रेस और 20 विरोधी पार्टियों ने छेड़ रखा है वो दरअसल कुछ और नहीं, मोदी को डिस्क्रेडिट करने की कोशिश है। तो मोदी जी कुछ भी करेंगे उसका विरोध करना है। अब जहां तक सेंगोल की बात है, ये भारत की बहुत बड़ी परंपरा है। आज भाजपा की ओर से एक सवाल मुझे पूछने की इच्छा जरूर है कि सेंगोल जो दक्षिण भारतीय आध्यात्मिक सांस्कृतिक धरोहर है भारत के इतिहास की, वो नेहरू जी की वॉकिंग स्टिक कैसे बन गई? इसका जवाब कांग्रेस को देना पड़ेगा। और वो पड़ी हुई थी इलाहाबाद के म्यूजियम में, क्यों नहीं खोज खबर दी गई? आज देश ने खोज खबर ली, आज मोदी जी ने खोज खबर ली, और आज भारत की वो महान धरोहर को उसी आध्यात्मिक आदर के साथ संसद भवन में स्थापित किया जा रहा है। तो कांग्रेस पार्टी को अगर अपने इतिहास से ही चिढ़ है तो मुझे कुछ नहीं कहना है। मैं कांग्रेस के मित्रों से एक ही बात कहूंगा, कृपा कर करके मोदी की नफरत से थोड़ा ऊपर आइए। हाँ, आप 2 बार हारे हैं बुरी तरह से, 24 में भी आपका हाल हो ही होगा। आप लोकतंत्र में विश्वास करते हैं तो मैं अपेक्षा करूंगा कि आलोचना करिए। आज जिस तरह के ट्वीट किए हैं जयराम रमेश ने, मैं उसको रिपीट नहीं करूंगा। क्या भाषा है वो? हम इस डिस्कोर्स को कहां गिरा रहे हैं? प्रधानमंत्री के खिलाफ। मैं बहुत भर्त्सना करता हूं उस ट्वीट की। जबकि मोदी सीधे पब्लिक के बीच पहुंच चुके हैं, सबको नई संसद में लोकसभा और राज्यसभा की तस्वीर देखने को कह रहे हैं, उसे मोबाइल शेयर करने को कह रहे हैं, और लोगों से बाकायदा पूछ रहे हैं कि इन तस्वीरों को देखकर आप खुद आकलन कीजिए, विरोधी सही हैं या मोदी का काम सही है। विरोधी राजदंड पर भले ही अनाप शनाप फैला रहे हों, लेकिन तय मानिए इन तस्वीरों को देखकर और विरोधियों की प्रतिक्रिया देखकर 2024 में देश की जनता मोदी के दुश्मनों को ही दंड देगी। आज 26 मई है। 9 साल पहले आज ही के दिन नरेंद्र मोदी ने प्रधानमंत्री पद की शपथ ली थी। 28 मई एक और तारीख आ रही है। पहले ही दिन प्रधानमंत्री का एग्जाम होगा। दोपहर 12 बजे नई संसद में लोकसभा सांसदों की 539 कुर्सियां और राज्यसभा सदस्यों की 245 कुर्सियां यह तय करेंगी कि कितने लोग आए और कितने नहीं आए। मंच पर प्रधानमंत्री, लोकसभा स्पीकर और राज्यसभा उपसभापति के साथ साथ नेता प्रतिपक्ष के बैठने की व्यवस्था की गई है। क्या विपक्ष का बहिष्कार सफल होगा या मोदी सफल होंगे? जब भी नई संसद का इतिहास लिखा जाएगा, यह अवश्य लिखा जाएगा कि नई संसद के फर्स्ट डे ही फ्लोर टेस्ट हो गया। यह भी याद रखा जाएगा कि मोदी के विरोधी नेताओं ने नई संसद के उद्घाटन के शुभ मुहूर्त पर भी राजनीति नहीं छोड़ी। तमाम विरोध के बावजूद देश के 3/4 सांसद, आधे से ज्यादा राज्यों के मुख्यमंत्री, 25 बड़ी बड़ी पार्टियां मोदी के साथ खड़ी हैं। इस फ्लोर टेस्ट का नतीजा विपक्ष को चौंका देगा। संसद के अंदर की तस्वीरें और 28 मई के प्रोग्राम की फुल डिटेल आपको इस रिपोर्ट में दिखाते हैं। नई संसद के पहले दिन ही पहला फ्लोर टेस्ट होगा। किसकी कितनी शक्ति, किसके पास कितना नंबर, कौन इधर कौन उधर, सब पहले दिन ही डिसाइड हो जाएगा। 28 मई को फ्लोर टेस्ट 24 के चुनाव के लिए भी डिसाइडिंग फैक्टर होगा। फ्लोर टेस्ट होता क्या है? संसद की डिक्शनरी खोलकर देखें तो हिंदी में फ्लोर टेस्ट का मतलब होता है शक्ति परीक्षण। संसद में जब किसी सरकार का बहुमत चेक करना हो तो फ्लोर टेस्ट कराया जाता है। अपनी ताकत दिखाने के लिए कभी कभी सरकार भी फ्लोर टेस्ट की पहल करती है। सरकार के नंबर घट जाने पर कभी कभी अपोजिशन भी इसकी डिमांड करता है। 28 मई के फ्लोर टेस्ट की डिमांड अपोजिशन ने की है, लेकिन एक बात गांठ बांध कर रख लीजिए, इस फ्लोर टेस्ट से सरकार नहीं गिरने वाली,
प्रचंड बहुमत वाली मोदी सरकार यूं ही चलती रहेगी। तो इस फ्लोर टेस्ट से होगा क्या? इस फ्लोर टेस्ट से पता चलेगा कि मोदी के साथ कितने सांसद हैं और मोदी के खिलाफ कितने सांसद हैं। अगर चुनाव हो जाएं, तो मोदी के पास कितना नंबर होगा और मोदी के विरोधियों के पास कितना नंबर होगा। यूं समझिए कि युद्ध भूमि में सेना खड़ी होने वाली है। 28 मई को यह पता चलेगा कि किसकी कितनी बड़ी सेना है। 28 मई को लोकसभा के जितने सांसद इस नई संसद में एंट्री करेंगे, उनकी गिनती मोदी साइड से होगी। मोदी के सारे विरोधी इस नई संसद के गेट के बाहर खड़े रहेंगे। सरकार अगर बदलेगी तो नए संसद भवन में कोई दूसरा काम होगा। मोदी के खिलाफ तीर कमान लेकर खड़े नेता इस नई संसद को संसद मानते ही नहीं। वो तो यहाँ तक कह जाते हैं कि अगर सरकार बदली तो यहाँ कोई दूसरा काम कराएंगे। सरकार अगर बदलेगी तो नए संसद भवन में कोई दूसरा काम होगा। सरकार अगर बदलेगी तो नए संसद भवन में कोई दूसरा काम होगा। मगर सरकार बदलने की कोई सूरत ही नहीं दिख रही। नंबर क्या कहते हैं वो भी दिखाएंगे। उससे पहले 28 मई को संसद की तस्वीर कैसी होगी ये देख लेते हैं। मौजूदा संसद में जो समारोह सेंट्रल हॉल में होते हैं, वैसे समारोह नई संसद की लोकसभा में होंगे। मौजूदा लोकसभा में मैक्सिमम 552 मेंबर बैठ सकते हैं, जबकि नई लोकसभा में 888 सदस्यों के बैठने की व्यवस्था है। स्पेशल सेशन में यहाँ 1272 मेंबर बैठ सकते हैं। 28 मई को जो सांसद नई संसद पहुंचेंगे, वो लोकसभा के इसी कक्ष में बैठेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसी कक्ष में स्पीकर के आसन के पास सेंगोल की स्थापना करेंगे। वैदिक मंत्रोच्चार के बीच तमिलनाडु के अधिनम मठ से आए 20 अधिनम संत मोदी के हाथ में सेंगोल रखेंगे और नरेंद्र मोदी उसे आसन के पास स्थापित करेंगे। संसद में स्थापित होने जा रहा स्वर्णिम राजदंड हिंदुस्तान की शक्ति और संप्रभुता का प्रतीक बनेगा। अगर सत्ता पक्ष और विपक्ष के सभी सांसद 28 मई को संसद पहुंचते हैं, तो ये कक्ष भरा भरा होता। वो तस्वीर ऐसी होती जिसे पूरी दुनिया देखती। उसी तस्वीर को बिगाड़ने के लिए बाइकॉट का खेल खेला गया। मोदी के दुश्मन चाहते हैं कि 28 मई को लोकसभा का यह कक्ष खाली खाली दिखे। ट्रेजरी बेंच यानी स्पीकर के आसन से दाईं तरफ की सीटें तो भरी रहे, मगर अपोजिशन बेंच यानी आसन से बाईं तरफ की सीटें खाली रहे। पार्टियों के नंबर के लिहाज से अभी 25 और 21 का स्कोर चल रहा है। 25 पार्टियां नई संसद के उद्घाटन में आएंगी और 21 पार्टियां बाइकॉट करेंगी। पार्टियों के नंबर से अलग होता है फ्लोर टेस्ट का नंबर, क्योंकि कई पार्टियां तो ऐसी हैं जो बाहर बातें बड़ी बड़ी करती हैं, संसद के अंदर उनके नंबर 0 हैं। एग्जाम्पल के लिए तेजस्वी यादव की आरजेडी का लोकसभा में नंबर 0 है और केजरीवाल 2 राज्यों में सरकार चला रहे हैं। केजरीवाल की पार्टी का लोकसभा में केवल 1 ही मेंबर है। 28 मई को होने जा रहे फ्लोर टेस्ट में क्या स्थिति बनेगी? चलिए पहले ट्रेजरी बेंच यानी कि सत्ता पक्ष की तरफ देखते हैं, जो 28 मई को स्पीकर के आसन से दाहिनी तरफ बैठेंगे। लोकसभा की सबसे बड़ी पार्टी बीजेपी है। नरेंद्र मोदी के पास 301 सांसद हैं। सत्ता पक्ष की गिनती 301 सांसदों से शुरू होगी। इनमें शिवसेना शिंदे गुट के 13 सांसद ऐड होंगे। वाईएसआर कांग्रेस पार्टी के 22 सांसद जुड़ेंगे। बहुजन समाज पार्टी के 9 सांसदों को जोड़कर यह संख्या 345 तक पहुंचेगी और लोक जनशक्ति पार्टी के 6 सांसदों को जोड़ने से मोदी का स्कोर 350 से आगे निकल जाएगा। बीजेडी के 12, टीडीपी के 3, अपना दल सोनेलाल के 2, शिरोमणि अकाली दल बादल के 2, जेडीएस के 1, नेशनल पीपुल्स पार्टी मेघालय के 1 सांसद, नेशनल डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव पार्टी के 1 सांसद, सिक्किम क्रांतिकारी मोर्चा का 1 सांसद, एआईएडीएमके का 1 सांसद, आजसू का 1 सांसद, मिजो नेशनल फ्रंट का 1 सांसद, नागा पीपुल्स फ्रंट का 1 सांसद और 3 निर्दलीय सांसदों को मिलाकर यह संख्या 381 सांसदों तक पहुंच जाएगी। लोकसभा सदस्यों की अधिकतम संख्या 543 हो सकती है। उसमें से 539 सांसद फिलहाल इलेक्टेड हैं, 4 सीट खाली है
लोकसभा में 381 सांसदों की मौजूदगी का मतलब होगा नरेंद्र मोदी 71% नंबरों के साथ पास हो जाएंगे। अब देखते हैं फ्लोर टेस्ट में मोदी के नंबर कहां से कट रहे हैं। 28 मई को बाइकआउट की अगुवाई राहुल गांधी की पार्टी कांग्रेस कर रही है। लोकसभा में कांग्रेस के 51 सांसद हैं। अपोजिशन बेंच की गिनती कांग्रेस के 51 सांसदों से शुरू होगी। इसमें डीएमके के 24 सांसद जुड़ेंगे। तृणमूल कांग्रेस के 23 सांसद ऐड होंगे। जेडीयू के 16 सांसद जोड़ने से अपोजिशन का नंबर 100 से ऊपर पहुंच जाएगा। शिवसेना उद्धव बालासाहब ठाकरे गुट के 6 सांसद, एनसीपी के 5, समाजवादी पार्टी के 3, सीपीआईएम के 3, इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग के 4, नेशनल कॉन्फ्रेंस के 3, सीपीआई के 2, ऑल इंडिया मजलिसे इत्तेहादुल मुस्लिमीन के 2, आम आदमी पार्टी का 1, झारखंड मुक्ति मोर्चा का 1, केरल कांग्रेस मणि का 1, विदुथलाई चिरुथिगल काटची का 1 सांसद, बदरुद्दीन अजमल की AIUDF का 1 सांसद और रेवोल्यूशनरी सोशलिस्ट पार्टी का 1 सांसद। कुल मिलाकर 28 मई को लोकसभा के 147 सांसदों की सीट खाली रहेगी। 28 मई को इस लोकसभा में 381 सांसदों की सीट भरी हुई होगी। 147 सांसदों के बाइकआउट का मतलब होगा कि इस लोकसभा में 27% स्पेस खाली होगा। 11 सांसदों ने अभी तक आने या नहीं आने के बारे में अपनी स्थिति स्पष्ट नहीं की है। संसद भवन का उद्घाटन एक ऐतिहासिक अवसर है जो अब 21वीं सदी में दोबारा नहीं आने वाला है और इस शुभ अवसर पर संसद या राष्ट्रपति को विवाद में लाने से किसी को भी बचना चाहिए। तकनीकी दृष्टि से यह संसद का कोई सत्र नहीं बुलाया गया है, यह तो संसद भवन के उद्घाटन का समारोह है। अतः हमें संवैधानिक सत्र और सार्वजनिक समारोह का अंतर समझना चाहिए। राजनीतिक विरोध के अनेक अवसर आते जाते रहेंगे और मैं यही आग्रह करूंगा कि जिन दलों ने समारोह के बहिष्कार का निर्णय लिया है वे अपने फैसले पर राजनीतिक लाभ हानि से परे जाकर वह पुनर्विचार करें और इस समारोह में भाग लेकर ऐतिहासिक क्षण के वह साक्षी बने। मैं यही अपील करना चाहूंगा। 2024 से पहले हिंदुस्तान का जो सियासी मूड बन रहा है उसमें आर या पार वाले हालात बन रहे हैं। 2024 में जो होने वाला है उसका ट्रेलर 28 मई को दिखेगा। बीजेपी की कोशिश है कि पिक्चर परफेक्ट हो। विरोधी चाहते हैं कि 28 मई वाली तस्वीर जितनी बिगड़ जाए उतना अच्छा। राष्ट्रपति का चुनाव होता, गवर्नर नामित होता और संसद महाजय की इमारत नहीं है ना साहब। एक व्यक्तिगत पार्टी का दफ्तर नहीं बनाया आपने कि दीनदयाल उपाध्याय मार्ग पे है उसका इनॉग्रेशन पीएम करेंगे या अमित शाह जी करेंगे या नड्डा जी करेंगे। ये इमारत आपके बाद भी रहेगी। इस इमारत का जो एक प्रोटोकॉल होना चाहिए था उसका आप उल्लंघन कर रहे हैं। मैं जानता हूं आपके अंदर उद्घाटन वाली एक प्रवृत्ति 24 घंटे 7 दिन रहती है। प्रधानमंत्री जी की मर्जी है, जैसे उनकी मर्जी चलती है बाकी चीजों में वो चला ले, लेकिन इतिहास बहुत निष्ठुर रिकॉर्डिंग करेगा इस दौर की। ये अच्छा नहीं होगा कि मोनार्की की छवियां, राजतंत्र वाली छवियां 24 घंटे 7 दिन देख रहे हैं। ये नहीं। नई संसद कोई एक दिन के लिए नहीं बनी है। 28 मई आएगी, गुजर जाएगी। जुलाई में फिर यहीं पर संसद बैठेगी। तब क्या होगा? क्या तब भी विरोध बाइकआउट ही करेंगे या तब वो आएंगे और वॉकआउट करेंगे? आपको याद होगा कि संसद का पूरा बजट सत्र हो हल्ले में बीत गया था। बजट को छोड़कर कोई काम नहीं हो पाया था। क्या नई संसद में भी वही सब देखने को मिलेगा? नई संसद देश की राजनीति का सर्वोच्च केंद्र होगी। यहाँ राजनीति ही होगी। राजनीति छोड़कर यहाँ कुछ और नहीं होगा, ना ही ऐसी कोई उम्मीद करनी चाहिए। महीने भर बाद जब यहाँ मानसून सत्र शुरू होगा तब दोनों सदनों में वही सब कुछ देखने को मिल सकता है जो संसद में अब तक दिखता रहा है। 28 मई का अलग महत्व है। 28 मई को संसद का कोई अधिवेशन नहीं है। 28 मई को राष्ट्रपति का अभिभाषण नहीं होगा। 28 मई की प्रोसीडिंग्स संसद की कार्रवाई का हिस्सा नहीं मानी जाएंगी। 28 मई को इस खूबसूरत बिल्डिंग का लोकार्पण होना है जो आत्मनिर्भर भारत की नई संसद बनने वाली है। उस दिन क्या क्या होगा ये जानना आपके लिए बेहद जरूरी है। संसद भवन की नई बिल्डिंग के लिए भले ही कांग्रेस पार्टी ने कुछ विपक्षी दलों सहित बहिष्कार का ऐलान कर रखा हो, लेकिन कार्यक्रम की जो रूपरेखा तय की गई है
उसमें विपक्षी दलों को भी स्थान दिया गया है। चाहे राज्यसभा में नेता प्रतिपक्षों या लोकसभा में प्रमुख विपक्षी दल के नेता अधीर रंजन चौधरी, इन दोनों के लिए मंच पर बैठने की व्यवस्था तो की ही गई है, साथ ही साथ मल्लिकार्जुन खड़गे के बोलने की भी व्यवस्था की गई है। एक दूसरी बात ये कही जा रही है कि आखिर हिंदू रीति रिवाज से ही पूजा क्यों? इस आरोप में भी दम नहीं। ये सही है कि शुरुआती पूजा हिंदू रीति रिवाज से ही होगी, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हिंदू धर्म को मानते हैं, लेकिन एक सर्वधर्म प्रार्थना सभा भी होगी, जिसके लिए आधे घंटे का समय मुकर्रर किया गया है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी उसमें शिरकत करेंगे। एक तीसरी महत्वपूर्ण चीज हो रही है श्रमजीवियों का सम्मान। पीएम मोदी वैसे 11 श्रमजीवियों को सम्मानित करेंगे जिन्होंने इस बिल्डिंग को बनाने में अपना योगदान दिया है। इसके अलावा 30 वैसे श्रमजीवी होंगे जो कि गैलरी में भी बैठेंगे। अतिथियों की बात कर लें तो सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश, सभी सांसद, वैसे पूर्व सांसद जिन्होंने 5 बार जीत हासिल की हो, इसके अलावा राज्यों के मुख्यमंत्री, केंद्र शासित प्रदेशों के प्रशासक सहित भारत रत्न और नोबेल पुरस्कार विजेता लोगों को आमंत्रित किया गया है। 23 में 24 की तैयारी चेक करने के लिए मोदी विरोधियों ने 28 मई की तारीख चुनी है। जब तक नंबर नहीं होंगे तब तक तैयारी चलती रहेगी। फॉलो करते हुए अरविंद केजरीवाल ने 28 मई को बायकॉट का ऐलान कर दिया, मगर अध्यादेश के खिलाफ केजरीवाल की मुहिम को राहुल अभी सपोर्ट नहीं कर रहे। केजरीवाल ने राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे से मुलाकात का समय मांगा, लेकिन कांग्रेस से समय नहीं मिला। केजरीवाल को लेकर कांग्रेस में 2 धड़े हैं। एक धड़ा केजरीवाल को अलायंस का हिस्सा मानना चाहता है, दूसरा धड़ा उनसे दूरी बनाकर चलना चाहता है। विरोध करने वाले नेताओं में मुख्य रूप से दिल्ली और पंजाब के कांग्रेसी नेता हैं। दिल पर हाथ रख के सार्वजनिक तौर पे अरविंद केजरीवाल को हमारे उन तमाम नेताओं से माफी मांगनी चाहिए जिनके खिलाफ पिछले 9-10 सालों में उन्होंने अनर्गल, भद्दी, गैर जिम्मेदाराना टिप्पणियां की थी। दरअसल मोदी विरोध के नाम पर जमा हुए मोर्चे की सबसे बड़ी दिक्कत यही है, वो एक पॉइंट पर जुड़ते हैं तो 2 पॉइंट पर बिखर जाते हैं। 28 के लिए 21 दलों ने हाथ मिलाया है, लेकिन ये दोस्ती भी टिकने वाली नहीं है। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।